नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफआईआर क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा कि उसके ऊपर एफआईआर हो गया, पर ये एफआईआर होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफआईआर किस तरीके से लिखा जाता है या किस तरीके से करना चाहिए, या किसी के ऊपर एफआईआर हो गया है तो वो किस तरह से अपना बचाव कर सकता है। तो आज के इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी, जिनसे हम जानेंगे कि एफआईआर क्या होता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जी, में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि एफआईआर क्या होता है, और अगर किसी के ऊपर एफआईआर हो गया है तो क्या उसे जेल जाना ही होगा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले देखिए, आज के इस दौर में भागम भाग है, बहुत लोग बिजी लाइफ जी रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को मुकदमा का दंश जी, या तो किसी को सता रहा है कोई, या कोई खुद किसी को सता रहा है, यही चीज़ें हो रही है। तो जब किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है तो लोग चाहते हैं कि पुलिस के पास हम केस लिखें, लेकिन आप लीगली ट्रेंड नहीं होते, साधारण शब्दों में केस को लिख देते हैं, जिससे बहुत जो अपराधी हैं वो बच जाते हैं। जैसे किसी के घर में, ये नॉर्मल सी बातें हैं, स्वाभाविक है कि किसी के घर में मारपीट हुआ, हत्याएं हुई, तो घर के परिजन माने हताश हो जाते हैं, निराश रहते हैं, घबराए रहते हैं, दुखी रहते हैं, और मजबूरी रहता है कि उसी टाइम में एफआईआर लिखना भी है, लिखाना भी है। तो अगर आप सावधानीपूर्वक एफआईआर नहीं लिखते हैं तो, और घटना का सही विवरण नहीं देते हैं, तो इसका लाभ निश्चित तौर पर अपराधियों को मिलता है और अपराधी बच जाते हैं। तो एफआईआर लिखाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखा जाता है। सबसे पहले, घटना के जितना जल्दी बाद आप एफआईआर लिखेंगे उतना मजबूत एफआईआर को माना जाता है। तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, की प्रथम सूचना जो आप थाना पर देते हैं घटना के बारे में, उसी के संबंध में। तो एफआईआर जैसे ही घटना हो तो आपको जितना जल्दी हो सके थाना पर आप लिखित आवेदन दे दीजिएगा, उतना मजबूत होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कंटेंट्स कितने क्या रहना चाहिए। तो देखिए, जो आदमी का जो रोल है वही रोल का पहले विवरण देना चाहिए। जैसे जैसे अगर 5 लोग मिल के आपके पास आए और 5 लोग में से एक व्यक्ति जो है सो पिस्टल निकाला और आपको माथा में सटाया, और दूसरा जो है पॉकेट से ब्लेड निकाला और आपके शरीर को चीर दिया, तो वो उसको उसी तरीके से लिखना होगा कि सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, और विषय में लिखेगा कि एफआईआर दर्ज करने के संबंध में और महासउपयुक्त विषय के संबंध में कहना यह है कि, तब विवरण दीजिए, अपना नाम पता एड्रेस पूरा दीजिए। उसके बाद नाम पता एड्रेस देने के बाद जो घटना की तिथि और समय का बड़ा ख्याल रखिए कि जब कितना बजे का घटना है, क्या समय है, उसका भी ख्याल रखिए, और किस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है उसके बारे में। कि 4-5 आदमी आए तो 5 आदमी में से कौन क्या कर रहा था। एक आदमी खड़ा था, दूसरा हाथ में तलवार था, तीसरा के हाथ में बंदूक था, चौथा ने आपका हाथ पकड़ा और 5वां ने आपको मारा। तो वो जो 5वां ने जो मारा, उसके सब, जैसे आप करेंगे 5वां ने आया और मैं गोली चलाया जो मुझे माथा में नहीं लगे, कंधा में लगा, तो इंजरी रिपोर्ट भी सपोर्ट में होना चाहिए कि कंधा में गोली लगने का निशान होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो खोखा बरामद होना चाहिए, वहाँ से वो पुलिस को आप उपलब्ध कराइए। यदि इस सावधानीपूर्वक से यदि एफआईआर कराया जाता है तो वो व्यक्ति फिर बचता नहीं है, उसको बहुत सज़ा मिलने की प्रबल संभावना होती है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपको झूठा मुकदमा में कोई फंसा दिया या एफआईआर हो गया, तो डिफेंस में हम लोग वो देखते हैं कि इल्ज़ाम है, मान लीजिए गोली चलाने का और इंजरी भी है, लेकिन यहाँ पर जो चोट लगा उसमें कहता है इंजरी रिपोर्ट में डॉक्टर साहब कि यह हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस से चोट लगा है, यानी किसी भोथरा हथियार से। तो हम लोग कहते हैं कि ये नेचर देखा जाए, चोट तो लगा है कंधे पे, लेकिन फायर आर्म इंजरी ना होकर ये क्या है, बंदूक के कुंदा से मारने का जैसा लग रहा है। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिए थे एफआईआर लिखने के टाइम में वो गलत था। तो वो चीज़ उसका, यदि 5 आदमी का नाम दिए तो 5 और बोलें कि 5 आदमी मिलकर तबातर गोली चलाने लगे, तो 5 गोली या तो आपके शरीर में लगना चाहिए या 5 गोली का खोखा बरामद होना चाहिए। अगर वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा, अनुसंधान के दौरान नहीं मिलेगा, तो उसका लाभ वकील साहब आपके जो विरोधी होंगे वो कोर्ट में लेते हैं और इसी से अपराधी बचता है। इसीलिए जितना कम लोगों का नाम देते हैं उतना मजबूत केस होता है। सभी लोगों का नाम देने के बजाय जो मूल अपराधी होते हैं उस पर फोकस किया जाए तो वो आपको केस जितना ज़्यादा आसान होगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी केस में अगर एक भी निर्दोष व्यक्ति रहता है और अगर वो बच जाएगा, बेल उसका मिल जाएगा,
तो अन्य व्यक्तियों को वही ऑर्डर दिखा के बेल मिलने लगता है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति का जिसने जो अपराध किया है उस पर ज़्यादा फोकस करके और सही घटना का विवरण, और विवरण में बहुत डिस्क्रिप्शन की किसके हाथ में क्या था, किसने किस चीज़ से मारा और कहाँ लगा, ये सब चीज़ आपके एफआईआर में निश्चित तौर पर अंकित होना चाहिए। अगर वो अंकित नहीं रहेगा तो वही चीज़ का लाभ आपके विरोधी वकील लेंगे। इसीलिए यदि सचमुच चाहते हैं कि आप जो एफआईआर किए हैं उस एफआईआर में आप चाहते हैं कि अपराधी को सज़ा मिले, तो एफआईआर लिखने में आप अपने से लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी लीगल एक्सपर्ट यानी एडवोकेट सबसे तुरंत सलाह लेना चाहिए, क्योंकि वकील का लिखा हुआ एफआईआर अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो लीगली ट्रेंड होता है। तो अगर स्वयं नहीं लिख पाते हैं तो जो एक्सपर्ट है कानून के, वो वकील साहब का भी नंबर लेकर आप एफआईआर लिखने से पहले एक बार जरूर किसी भी वकील से राय ले लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब अपराधी नहीं बचेगा। अदरवाइज अपराधी को बहुत आसानी से बच जाएंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक और चीज़ सर यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि क्या कोई किसी के खिलाफ झूठा एफआईआर लिखवा सकता है? एफआईआर अगर झूठा लिखाता है, अनुसंधान के दौरान पता चला कि झूठा है, तो फिर उसके लिए भी उल्टा केस चलता है। इसीलिए ये सब झूठा एफआईआर नहीं लिखाना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो में यहीं तक। पर सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।